स्टार्ट द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम और यूनिट नंबर 1। यहाँ तक आपने ए पार्ट लिखना है और ए पार्ट के आगे ही आपने ये हेडिंग दे देनी है सॉल्यूशन की, ठीक है, सॉल्यूशन। फिर हम इसका आगे सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन हमारे पास गिवन है, हमें उन्हें साइंटिफिक नोटेशन में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ओके, सो सिंपल है। सबसे पहले जो फर्स्ट फॉर्म हमारे पास गिवन है दैट इज, ए पार्ट लिखा है, ठीक है, कोई मसला नहीं है कि ए पार्ट ही चलेगा अभी। 120/34 मीटर इस तरीके से इक्वल्स, इसी तरीके से चलते जाना है स्टेप बाय स्टेप। बिल्कुल जो स्प्रिंग वाली जो आपने लाइन लगाई है, जहाँ पे आपने मार्जिन लाइन लगाई, बिल्कुल उसके साथ साथ काम करना है, ठीक है। अब ये पॉइंट है और यहाँ पे एरो से मेंशन भी करना है कि पॉइंट कहाँ पे है। पॉइंट यहाँ पे है, यहाँ से इसको मेंशन करेंगे यहाँ तक, ठीक है। ये हो जाएगा 1.234 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो पार्ट। कितने स्टेप चले हैं हम लोग? कितने स्टेप चले हैं मोहम्मद? 3। तो यहाँ पे लिख देंगे 3। तो ये आ गया हमारे पास आंसर। सिंपल, यहाँ तक आंसर फिनिश। विद इन 2 स्टेप हमारा क्वेश्चन ख़त्म। इसी तरीके से अब आपने यहाँ पे हेडिंग दे देनी है बी, कि अब हम जो करने लगे हैं दैट इज़ अबाउट द बी पार्ट, ठीक है। ये है बी पार्ट। बी पार्ट की हेडिंग देके क्वेश्चन लिखना है 0.0, कितने ज़ीरोज़ हैं? 4। इस तरीके से क्वेश्चन लिखना है। क्वेश्चन लिखने के बाद सॉल्यूशन अगेन हेडिंग जाएगी, इसको साइंटिफिक में लिखना है। साइंटिफिक में करने के लिए सिंपल हमने क्या करना है कि जो हमारा जो फर्स्ट पे जो ज़ीरो है उसको कन्वर्ट कर देना है, लास्ट डिजिट पे ले जाना है। यहाँ पे मैं मार्क करने के लिए ये यहाँ तक लेके आना है उसको, ठीक है। तो काउंट करेंगे 1 2 3 4 5, सॉरी 2 और 3 के दरमियान में लेकर आना है, यहाँ पे लेके आना है। 1 2 3 4 5 स्टेप्स। तो 2.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो पावर -5 सेकेंड्स। यहाँ तक आपका फिनिश हो जाता है, ठीक है। ओके हो गया। अब इसी तरीके से सी पार्ट करेंगे। सी और डी पार्ट, ठीक है। यहाँ पे हेडिंग मैंने लगा दी है सी पार्ट। सी पार्ट पे है 46.9.3 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो पावर 5 एंड देन मीटर। सॉल्यूशन स्टार्ट करेंगे। अब ये जो पॉइंट है ना, ये है 3 लिखा हुआ। 46 9/46 मैं लिख रही हूँ इसको। मल्टीप्लाई बाय 10। फोर्टी 9.3 यहाँ पे लिखेंगे 3। अब इसको कन्वर्ट करेंगे, इसके ज़ीरो को लेके जाएंगे स्टार्ट में 4 और 6 के दरमियान में। तो ये सॉल्यूशन आ जाएगा 4.693 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो पावर क्या बन जाएगा? 5। अब कितने स्टेप मूव किया है? 2 स्टेप। तो यहाँ पे पहले 2 लिखेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो पावर 5 करके लिखेंगे, 5 + 2 करके लिखेंगे 4.693 मल्टीप्लाई बाय 10 रेशो पावर 2
प्लस 5, ये हो जाएगा 4.693 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁷ और ये मीटर में हमारे पास आंसर आ गया। ठीक है, समझ आ गई? अब इसी का डी पार्ट करके दिखाएं आप मोहम्मद। 0.00985 मल्टीप्लाई बाय 10, तो ये हो जाएगा 0.0092, तो 8 और 5 के बीच में लेके आ जाएंगे। सो तो 5.8900 नहीं सॉरी 5.89 मल्टीप्लाई बाय 10। अगर हमें उसको लेकर आना पड़ेगा, उसके लिए पावर का रेशो अलग बनाना पड़ेगा, तो वो आपने 1 2 3 स्टेप मूव किया तो 10⁻³ हो जाएगा, तो 7 - 3 आंसर 10⁻⁴ आ जाएगा। तो इसको सॉल्व करके मुझे बताएं प्रॉपर। ठीक है, समझ आई है इसकी? जी हाँ, इस डी पार्ट को सॉल्व करके दिखाएं। क्वेश्चन नंबर 2 इज अबाउट एक्सप्रेस द फॉलोइंग मेजरमेंट यूजिंग प्रीफिक्सेस। प्रीफिक्सेस की मदद से इनको रिप्रेजेंट करना है हमने। ठीक है, मेजरमेंट को सॉल्व करना है। अगर फर्स्ट क्वेश्चन देखो तो 27.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 है। अब -10 है तो पहले तो उसको पॉइंट को एडजस्ट करेंगे। पॉइंट पहले 2 डिजिट के दरमियान में जाएगा, तो -10 + 1 -9 आ जाएगा। प्रीफिक्सेस की मदद से -9 आपके पास नैनोमीटर होता है। ओके, फर्स्ट वाला क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 फर्स्ट पार्ट, प्रीफिक्सेस की मदद से ये मेजरमेंट सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है दैट इज 27.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। इस तरीके से क्वेश्चन लिखना है आपने और फिर लिखेंगे सॉल्यूशन। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो ये जो पॉइंट है इसको एडजस्ट करेंगे, ये पॉइंट जो है इधर आ जाएगा। तो अब 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻+1 हुआ है, +1, तो यहाँ पे लग जाएगा 1 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 मीटर। अब इसको सॉल्व करेंगे। 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻10 + 1 मीटर। यह हमें आंसर देगा 2.75 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 मीटर। अगर आप प्रीफिक्सेस के टेबल में देखें तो 10⁻⁻9 नैनोमीटर के इक्वल होता है, नैनो के इक्वल होता है। तो 2.75 मल्टीप्लाई बाय, नॉट द मल्टीप्लाई, वी जस्ट हैव टू पुट द नैनो हेयर। नैनोमीटर, यहाँ तक ये डन हो जाएगा। समझ आई? सही है। अब बाकी भी बिल्कुल इसी तरीके से होंगे। जो बी है वो आपके पास पहले उसको अरेंज करना पड़ेगा, तो वो 10⁻⁻6 माइक्रोमीटर आ जाएगा।
इसी तरीके से सारे क्वेश्चंस आपने एज अ होमवर्क के तौर पे डन करने हैं। 2 ही क्वेश्चन है, बी वाला डन करना, वो आपको मैंने बता दिया माइक्रो, वो आप अभी मुझे डन करके बता दें। पहले ये वाला लिखें, 2 का फर्स्ट पार्ट डन कर लिए, 2 का फर्स्ट पार्ट नहीं, कंप्लीट करें। डन। अब सेकंड पार्ट डन। इफ़ अ बॉय, ये इम्पॉर्टेंट है, जो क्वेश्चन नंबर 3 है ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे बताया गया है इफ़ अ बॉय हैज़ अ एज ऑफ 15 ईयर्स 2 months and 10 days। कंप्लीट उन्होंने पूरी एज उसकी कैलकुलेट करके बताई है। अब उन्होंने हमसे क्वेश्चन पूछा है कन्वर्ट दिस एज इन सेकेंड्स, पहले सेकेंड्स में कन्वर्ट करनी है, फिर मिली सेकेंड्स में, फिर मेगा सेकेंड्स में। तो जो सिंपली आपका आंसर सेकेंड में आया होगा उसी को मिली में, उसी को मेगा में कर देना, ठीक है। पहले ज़रूरी है देखना कि हम इसे सेकेंड में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ओके, आप जो कल न्यूमेरिकल्स कर रहे थे उसी के नीचे कंटिन्यू करके आप क्वेश्चन नंबर 3 मेंशन कर दें। हम इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक हो गया? क्वेश्चन नंबर 3 जो कि है हमारा न्यूमेरिकल यूनिट नंबर 1 का। अच्छा, सबसे पहले 15 ईयर्स 2 months एंड 10 days। अब 15 ईयर्स को भी सेकंड में करना है, 2 months को भी सेकंड में करना है, 10 days को भी सेकंड में करना है। फिर हमें पता चलेगा कि उसकी कंप्लीट एज कितनी है। उन्होंने क्या कहा है, इफ़ अ बॉय हैज़ अ एज ऑफ 15 ईयर्स 2 months एंड 10 days। हमने हर एक चीज़ को ऐसे नहीं कि आपने 15 ईयर को उठा लिया तो आपने सिंपल उसको कर देना है। 2 months में भी उसकी एज काउंट करनी है, 10 days में भी उसकी एज सेकंड में, फिर मिली, फिर मेगा में काउंट करेंगे। सबसे पहले हम डाटा देखिएगा, डाटा कैसे लिखा जाएगा। सबसे पहले ऊपर हेडिंग दूंगी 15 ईयर्स इनटू सबसे पहला तो ये पॉइंट है, इसको सेकंड्स में करना है। फिर उसके बाद 2 months इनटू सेकेंड्स, फिर उसके बाद 10 days इनटू सेकेंड्स। हर एक गिवन डाटा को सेकेंड्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ओके, तो वो मैंने आपको बताया हुआ है कि ईयर्स को पहले मंथ में, फिर मंथ को डेज़ में, फिर डेज़ को आवर्स में, फिर आवर्स को मिनट, फिर मिनट से सेकंड में ले जाकर हम कुछ भी टाइम इजीली फाइंड कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम लोग बात करते हैं 15 ईयर्स की। 15 ईयर्स से स्टेप स्टार्ट करूँगी। 15 ईयर 15 हम लोग मुझे बताएं कि एक साल में कितने महीने होते हैं? 12। तो 15 ईयर्स में भी 12 मंथ्स होंगे। तो सिंपल हम क्या करेंगे, 15 को मल्टीप्लाई कर देंगे 12 मंथ्स के साथ। अब ये साथ हमारा मंथ्स का भी डाटा आ रहा है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके दें कितना आंसर आएगा। फिर अब मंथ्स आएगा, अभी नहीं करेंगे। मंथ्स में एक महीने में कितने दिन होते हैं? अप्रॉक्सीमेटली 30 डेज होते हैं ना। यस, डेज लिख दिए। अब मुझे बताएं एक डे में कितने घंटे होते हैं? 24। ठीक है, अब डेज के लिए किया था, अब और के लिए करेंगे 30।
एंड देन 24, स्टेप बाय स्टेप चल रहे हैं। और 1 आवर में कितने मिनट्स होते हैं? 60। ठीक है, अब 60 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। जो जो वैल्यू आ रही है वो सिंपल पुट करते जा रहे हैं, जिसको जिसमें कन्वर्ट करते जा रहे हैं। तो ये 60 मिनट आ गया। 1 मिनट में कितने सेकंड्स होते हैं? 1 मिनट में 60। तो अब यही सारा लिखना पड़ेगा सेकंड्स के लिए। तो 15 ईयर्स को हम लोगों ने सेकंड में कन्वर्ट कर दिया। सबसे पहले यहाँ पे करते हैं 15, 12, 30, 24, 60 मिनट वाला था, अब 60 सेकंड्स वाला। जी मोहब्बत, इन सबको मल्टीप्लाई करके मुझे आंसर दे दें। एक सेकंड। ये जो अभी हमने कन्वर्ट किया है ये 15 ईयर्स इंटू सेकेंड कर रहे हैं, ठीक है। फोर 66, 560, 000, ओके 466, 466, 560 एंड देन 000। तो ये हमारे पास जो आंसर है दैट इज़ 15 ईयर्स इंटू सेकेंड्स। ये डन हो गया। पीछे जाऊंगी तो ये जी वो मैं इसको लिख देता हूँ बस। ठीक है, ये वाला हमने डन कर दिया। अब हमने करना है 2 मंथ्स इंटू सेकेंड। अब 2 मंथ्स में उसकी जो एज है उसको सेकेंड में लेकर जाना है, ठीक है। ओके। अब इसको नेक्स्ट पेज पे लिखूंगी मैं। यहाँ पे अब हेडिंग देंगे 2 मंथ्स Uh, 15 times 12 times 30 times 24 था ना? जी जी, अभी एक दफ़ा फिनिश कर लीजिए ना, एक दफ़ा समझ लीजिए फिर आप लिख लीजिएगा। मैं शेयर भी कर दूंगी, फिर आप बाद में लिख भी लीजिएगा। अब 2 मंथ्स हैं। मंथ्स हैं तो ज़ाहिर सी बात है डेज़ में, फिर आवर्स में, फिर मिनट में, फिर सेकंड में, ठीक है। तो 2 मंथ है तो 1 मंथ में कितने डेज़ होते हैं? 1 month में 30 डेज़। डेज़ को लेके जाएंगे और में 1 डे में कितने और होते हैं? 24 आवर्स। फिर उसके बाद हम आवर्स को लेके जाएंगे मिनट्स में। 30 इंटू 24 इंटू 60 ये आ गया मिनट्स में। अब ये लिखेंगे सेकंड्स में। 2 इंटू 30 इंटू 24 इंटू 60 इंटू 60। अब मुझे बता दें जी मोहम्मद, इसका कंप्लीट आंसर क्या आएगा? five 184,000। ओके, ये सेकंड आ गया। ये किसका आंसर आया? 2 मंथ्स इंटू सेकेंड्स। डन हो गया। अब हमें अगली कहानी कौन सी है? अब अगली बात है 10 डेज़। 10 डेज़ को सेकंड में लेकर जाना है, ठीक है। टेन डेज़ इंटू सेकेंड्स। अब सबसे पहले 10 डेज़ को लिखेंगे। अब डे में हमें पहले मल्टीप्लाइड बाय 24। हाँ, वेरी गुड, मल्टीप्लाइड बाय 60। ठीक है। आवर्स में करेंगे, फिर उसके बाद मिनट्स में करेंगे,
फिर सेकंड में करेंगे, जी मुझे आंसर दे दें कंप्लीट। 864000 864000 सेकेंड्स, ये आंसर आ गया हमारा 10 डेज इंटू सेकेंड्स। अब आगे देखते हैं कि आगे हमने क्या करना है। अब जितने भी सेकेंड्स आए हैं उन सबको कर देना है ऐड। तो हमारे पास सेकंड्स में आंसर आ गया, तो वो आपका फर्स्ट आप सेकंड में करेंगे, फिर मिली में, फिर मेगा में, ठीक है। सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पे ए पॉइंट जो है वो आंसर हमें चाहिए सेकंड्स में। चलें अब सेकंड्स में आंसर लिखते हैं। पहले का जो आंसर आया था वो था 466,560 इंटू 6 फिर प्लस करेंगे अगली वैल्यू 5 इंटू 184 इंटू 00 एंड देन 3 ज़ीरोस थे, यस। फिर 864 इंटू 000। अब इन सब को ऐड करके मोहम्मद मुझे एक लास्ट आंसर दे दें। 466,560,000 plus 514,000 plus 864,000 472 ओके 472 608 000। अब ये हमारे पास सेकंड में आ गया, तो इसको हम साइंटिफिक रोटेशन में लेके जा सकते हैं, अरेंज करके लिख सकते हैं। तो सिंपल ये वाला जो सा पॉइंट है ये उठ के आ जाएगा 4 और 7 के दरमियान। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 4.72608 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 सेकेंड्स। ये मेरे पास जो आंसर आया ये सेकंड्स का फर्स्ट पार्ट आया, जो उसने कहा था ना कि उसकी एज सेकंड्स में फाइंड करें, मेरे पास ये आ गया। ओके अगर मैं ये फ्रैक्शन फॉर्म में ये अगर साइंटिफिक ना करती तो मैं प्रीफिक्सेस नहीं फाइंड कर सकती थी। ओके अब मुझे फाइंड करना है मिली सेकेंड्स। अब नेक्स्ट हेडिंग देती हूँ मिली सेकेंड्स की, बी पार्ट मिली सेकेंड्स। अब ये देखें कि मिली सेकेंड्स में कितनी मिली सेकेंड्स की क्या है पावर, कितनी आती है? 10 to the power 3 पॉजिटिव 3, ठीक है। और नहीं पॉजिटिव नहीं है, कोर्स से नेगेटिव है। 8 + 3 आता है, +3। तो सिंपल अगर मेरे पास जो आंसर है सेकंड का, मैं उसे लिखूँगी 4.72608 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लगा दूँगी उसकी मिली की पावर 10⁻3 और सेकेंड्स। -3 नहीं है, -3 मिली -3 है। अब क्या होगा कि ये दोनों पावर्स क्या हो जाएंगी ऐड, तो इसका आंसर क्या आएगा? ये हो जाएगा 5। नहीं यहाँ पे मेरे ख्याल से कि मिली की, एक मिनट, हम लोगों ने जो उसकी साइंटिफिक नोटेशन की है वो 8 आया उसका आंसर। इसका एक दफ़ा पावर इसकी +3 में लगती है, एक दफ़ा माइनस में लगती है। यस अगर हम लोग देखें तो हम लोगों ने जितने स्टेप्स मूव किए थे वो 8 है मिली सेकेंड्स। मिली की पावर एक दफ़ा देख लें कितनी है। -3 टाइम को कन्वर्ट करते हैं, यहाँ पे हम लोगों ने खुद से कुछ चीज़ ऐड करनी होती है, प्रीफिक्सेस की ऐड करनी होती है, कोई पावर खुद से ऐड करनी होती है, तो हमें उसके दोनों पार्ट लिखने पड़ते हैं। अगर वो पॉजिटिव में है तो उसका नेगेटिव पार्ट लिखना पड़ता है, अगर वो नेगेटिव में है तो उसका पॉजिटिव पार्ट लिखना पड़ता है, उसका ऑपोजिट लिखना पड़ता है। मिली अगर -3 में है तो हमें उसका ऑपोजिट पार्ट +3 भी लिखना पड़ेगा।
ओके, क्योंकि अगर मैं मिली को ही सॉल्व कर दूंगी तो मेरे पास मिली का आंसर नहीं आएगा, मेरा जो आंसर है वो मिली सेकेंड में नहीं आएगा। ठीक है, अभी कैसे करेंगे देखें, मुझे अपना आंसर m में चाहिए। अगर वही मैं अगर यहाँ पे 10⁻³ लिख देती तो 10⁻³ तो है ही मिली के लिए, अगर 10⁻³ नहीं होगा तो मैं मिली कैसे लिखूँगी? कि जब आपने मुझे अभी बताया कि जो मिली होता है वो किसके इक्वल है, मिली इज़ इक्वल टू 10⁻³ अगर मेरे पास 10⁻³ ही स्टेटमेंट में नहीं होगा तो ये m कहाँ से लिखूँगी वहाँ पे? तो इसलिए इसका ऑपोजिट मुझे यहाँ पुट करना पड़ेगा, जिसकी वजह से इसका जो नेगेटिव पार्ट है जो मिली के लिए कंसिस्टेंट रहेगा। अब +3 पहले लिखूँगी, -3 ये लिख दिया और सेकंड। अब इसमें मुझे बताएं इसके साथ प्लस वाला सॉल्व होगा माइनस वाला सॉल्व होगा? इसके साथ जो है प्लस वाला। वेरी गुड। 4.72608 मल्टीप्लाई बाय 10⁸8 + 3 और 10⁻³ किसके इक्वल है? मिली सेकेंड। 8 + 3 होता है 11, तो 4.72608 मल्टीप्लाई बाय 10⁻11 मिली सेकेंड आंसर आ गया। समझ आया? जी। अब मेगा सेकेंड में देखें, मेगा किसके इक्वल है? मेगा जो है वो आई थिंक 6 है, +6 है। तो अब जाहिर सी बात है अगर मैं यहाँ पे ऐड करूँगी 6 तो मुझे उसका क्या चाहिए? अब यहाँ पे इसको कैसे सॉल्व करेंगे? वो +6 में आ रहा है और मेरे पास ऑलरेडी पावर किस में है? 10 की पावर क्या है? 10 पावर 8 है ना, 8 है। लेकिन यहाँ पे अगर मैंने नेगेटिव लिखा तो मैंने +3 लिखा था। अब मैं अगर 6 लिख रही हूँ तो क्या -6 है हमारे पास प्रीफिक्सेस में? -6 है। -6 की क्या वैल्यू है? अराउंड -6 है ना? हाँ, तो उसकी क्या है? वो -6 किसके इक्वल है? क्या है प्रीफिक्स? माइक्रो है फिर। माइक्रो है। +3 है हमारे पास। +3 यस। +3 आई डोंट थिंक है। नहीं, +3 नहीं है। अब उसका नेगेटिव मुझे इसलिए लिखना पड़ा क्योंकि मुझे पता था कि प्रीफिक्सेस में मेरे पास +3 कुछ भी नहीं है, वो कुछ भी स्टैंड नहीं करता, लेकिन मेरे पास -3 है। लेकिन अगर मेरे पास +6 है तो मेरे पास -6 भी है प्रीफिक्सेस में। तो इसको सॉल्व करने का तरीका ये होगा कि मैं 8 को ऐसे ब्रेक कर दूंगी, 8 को, कि वो ऐड करूँ तो 8 हो, अगर उसको ब्रेक करूँ तो एक प्रीफिक्सेस का नंबर आ जाए। 10⁻² प्रीफिक्सेस में है हमारे पास 10⁻²? वो जी, वो किसके इक्वल है? आई थिंक हेक्टो थी। ठीक है, हमें आंसर किस में चाहिए? मेगा में चाहिए। ठीक है, अब मैंने क्या किया कि जो मेरे पास 4.72608 मल्टीप्लाई बाय 10⁻8 लिखा हुआ था, अब इसको मैं ऐसे ब्रेक करना है, 8 को ऐसे पार्ट में ब्रेक करना है कि मेरे पास मेगा आ जाए और बाकी जो बचेगा उसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे। मेगा किसके इक्वल है? 6 के इक्वल। इसका मतलब 8 में से अगर मैं माइनस करूँ 6 पीछे कितना रह जाता है? 2। इसका मतलब मुझे 10⁻² बनानी पड़ेंगी। एक तो 10⁻² लिखूंगी, एक 10⁻6 लिखूंगी और 6 तो मेगा के इक्वल होता है। तो यहाँ पे इसको लिखेंगे 4.72608 मल्टीप्लाई बाय 10⁻²। 8 को ब्रेक किया मैंने, 10⁻6 एंड देन सेकेंड। और 10⁻6 किसके इक्वल है? 10⁻6 जो है मेगा, कैपिटल M। और हमें मेगा सेकेंड में आंसर चाहिए था और हम मेगा सेकेंड में आंसर ले आए हैं। क्लियर? तो हमें चाहिए था किसी के, मतलब हमें चाहिए था मेगा। तो अगर मैं 6 लिखूं तो मुझे तो उसको ऑपोजिट लिखना पड़ेगा, लेकिन ऑपोजिट तो प्रीफिक्सेस में है ही नहीं है। तो सिंपल मैंने 8 को ऐसे, क्योंकि मेरे पास 8 सिंप्लीफाई हो सकता है, पीछे अगर मैं देखती तो 8 ऐसे नहीं ब्रेक हो सकता था, क्योंकि 3 + 3 - 3 0 होता है। 3 + 3 लिखती वो तो मुझे चाहिए ही नहीं था और वो होता ही मिली नेगेटिव में। तो मैंने 8 को ही चूज़ किया, 8 को ब्रेक किया, पॉजिटिव नंबर चाहिए था, उसको ब्रेक करने के बाद मेरे पास जो आंसर आया वो मेगा में आ गया। जो रह गया वो 10⁻² थी। अगर मैं 2 + 6 करूँ तो ऐड होता है ना, सिंपली मैंने इस 8 को ब्रेक करके 2 हिस्सों में लिख दिया।
आप मुझे वैसे सेंड कर सकती हैं कि मैं इसको फिर से रिव्यू कर लूँ? मैं आपको सेंड कर देती हूँ, पिक्चर शेयर कर दूँगी क्लास के बाद, ठीक है? ओके अभी आप सिर्फ समझें अभी आप, ठीक है? ये वाला क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर आपने स्टार लगा के इंपॉर्टेंट मेंशन किया, ये वाला क्वेश्चन नहीं। इस पे लिखें। अब ये देखिए कि 10⁻² आ गई है, ठीक है? पिछला अगर हम देखें जो हमने सॉल्व किया वो 10⁻11 आ गया था। अब अगर हम देखें कि 10⁻² तो उसमें मौजूद है, प्रीफिक्सेस में मौजूद है ना, सही जी। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, इस 2 को हटाना पड़ेगा। अगर 2 यहीं पे रहेगा तो वो प्रीफिक्सेस जो 2 की पावर है वो उसको यहाँ पे आने की जिद करेगा कि मेरी भी तो वैल्यू है, मेरा भी नाम लिखें। हमें इसको 2 को स्किप करना पड़ेगा। तो कैसे करेंगे स्किप इस 2 को? इसको हमें इस पॉइंट की, स्टैंडर्ड फॉर्म में कर देंगे। हाँ नहीं, इस पॉइंट की एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी। इस पॉइंट को यहाँ पे ले आएंगे तो ये कितने स्टेप मूव करेगा? 2 स्टेप मूव करेगा। और किस डायरेक्शन में मूव करेगा? ऑपोजिट में। तो ये बन जाएगा 472.608। कैंसिल आउट कर देंगे। हाँ, तो एक 10⁻² में आ जाएगी, एक 10⁻² में आ जाएगी, मेगा सेकेंड हो जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो पीछे 472.608 आंसर मेगा सेकेंड में आ जाएगा। ये आपका हो जाएगा कंप्लीट आंसर। क्लियर? फिज़िक्स के न्यूमेरिकल और फिज़िक्स के एमसीक्यूज़ बहुत कॉन्सेप्चुअल होते हैं, लेकिन अगर आपके बेसिक्स क्लियर हों तो फिर कुछ भी मुश्किल नहीं रहता। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ आएँ। ये बहुत इजी है। हाउ मेनी किलोमीटर्स आर देयर इन 25 माइक्रोमीटर्स? अब ये जो आपके पास वो बना होगा इसका टेबल, किलोमीटर है तो ये बेस क्वांटिटी, बेस यूनिट का जो है वो बना होगा, ठीक है? अब उसने कहा है कि माइक्रो को जो है वो माइक्रो, उसका वो जो यू वाला साइन होता है 25 माइक्रो किसके इक्वल है? प्रीफिक्सेस में माइक्रो -6। तो यहाँ पे माइक्रो लिखा हुआ है वहाँ -6 पुट करेंगे, ठीक है? अब -6 है तो उसको ब्रेक करने के लिए मीटर की जो वैल्यू है, मीटर की वैल्यू माइक्रो की वैल्यू एक दफ़ा -6 को ब्रेक करेंगे -3 से किलोमीटर लाने के लिए, उसको किलो में लेके आएंगे, किलो -3 में आता है, तो -3 का ऑपोजिट भी लिखना पड़ेगा। फिर इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। ये वाले जो कन्वर्जन वाले हैं एमसीक्यूज़ में बहुत आते होते हैं, शॉर्ट में भी आ जाते हैं आपके पास, ठीक है? लेकिन ये बड़े इंपॉर्टेंट होते हैं। ये वाला डन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है? सबसे पहले हमारे पास सोल्यूशन स्टार्ट होता है कि 25 माइक्रोमीटर। तो यहाँ पे ऐसे आपको रीज़न लिखना पड़ता है। ये जो है ना माइक्रो किसके इक्वल है, ऐसे डॉट लगा के माइक्रो किसके इक्वल है? 10⁻⁻6। ये रीज़न दिया आपने, ये गिवन होता है कि हमने टेबल से देखा है, ये हमें पता है। तो 25 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻6 मीटर। हमें आंसर किस में चाहिए? किलोमीटर में। तो किलोमीटर की वैल्यू पुट करनी पड़ेगी। और किलो किसके इक्वल है? किलो किसके? किलो कौन सा था? 12। किलोमीटर किसके इक्वल होता है? किलोमीटर 12 था आई थिंक। किलो और मीटर किसके इक्वल है? मीटर मुझे, अच्छा किलो जो है, किलोमीटर जो है वो 1000 है ना, तो उसके पॉइंट को आगे लेके जाएं तो वो 10 का क्यूब हो जाता है, ठीक है? जो किलोमीटर है ना, किलोमीटर ये 10 क्यूब के इक्वल होता है। ये चीज़ याद रखनी है, ठीक हो गया? अब हाँ, क्योंकि हमें आंसर किलोमीटर में चाहिए ना, 1000 के इक्वल होता है। तो जाहिर सी बात है अगर +3 लिखना है तो उसको ऑपोजिट लिखना पड़ेगा। -3 ऑलरेडी हमारे पास प्रीफिक्सेस में मौजूद है, और वो किसकी वैल्यू है? -3 जी, -3 का मुझे याद नहीं आ रहा। देख लें प्रीफिक्सेस में -3 किसकी मिली है ना? हाँ, ठीक है। अब देखें ये कैसे करेंगे। 10⁻⁻6 लिखा हुआ है,
किलोमीटर की वैल्यू एक दफ़ा प्लस में फिर एक दफ़ा माइनस में, तो ये एक दफ़ा माइनस में फिर एक दफ़ा प्लस में, और साथ मीटर लिखा रहेगा। अभी सिर्फ मीटर लिखेंगे, ठीक है। अब ये जो माइनस माइनस 6 और माइनस 3 इसको सॉल्व करते हैं। 25 इंटू 10⁻⁻6 -3 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मीटर। ये कितना आ जाएगा? -6 -3 -9 25 आपके पास जो है वो मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9। तो ये 10⁻³ किसके इक्वल है? 10⁻³ किलोमीटर। किलोमीटर, ठीक है, किलोमीटर के इक्वल। ये हमारे पास किलोमीटर आ गया। अब ये जो -9 आया है, -9, तो अब हमारे पास ये देखिए 25 है ना, तो एक पॉइंट को आगे मूव करना पड़ेगा हमें, तो प्रीफिक्स में पॉइंट में आंसर चाहिए, यहाँ पे मूव करेगा। तो इसका जो वैल्यू ऐसे बन जाएगी 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻+1 आ गया, मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 और किलोमीटर जो हमने पावर सॉल्व की, तो इसका आंसर 2.5 मल्टीप्लाई बाय 10⁻⁻9 + 1 किलोमीटर। ये कितना हो जाएगा? 10⁻⁻8 किलोमीटर। ये हमारे पास आ गया आंसर। लेकिन किलोमीटर -8 तो नहीं है। लेकिन किलोमीटर तो हम लोगों ने सॉल्व कर दिया, हमें तो 10 का क्यूब चाहिए था, वो यहाँ पे लाके मैंने किलोमीटर सॉल्व कर दिया। वो तो उस 10 - 8 तो सॉल्व करके आया है, किलोमीटर तो साथ ही आ गया था मेरे। ये तो आके मैंने सिंप्लीफाई किया, यहाँ हमें देखिए किलोमीटर तो आ गया, ठीक है। ये कन्वर्जन है, बहुत आसान है, बस याद रखनी है। अगला देखें, what is pitch and least count of vernier caliper if the smallest division on main scale is 1 millimeter and the total division vernier scale are 20। अब आपने लीस्ट काउंट, उसकी पिच और लीस्ट काउंट फाइंड करनी है। उसकी वैल्यू गिवन है, वैल्यू उसकी स्मॉल डिवीजन गिवन है मेन स्केल पे, और वो 1 मिलीमीटर है, और उसकी टोटल डिवीजन जो है वर्नियर स्केल पे वो 20 है। तो अब लीस्ट काउंट फाइंड करने का क्या तरीका है, क्या फार्मूला है, उसको देखते हैं, और इसका जो ए पार्ट है वो सॉल्व करते हैं। वर्नियर कैलिपर की जो होती है ना, वो पिच नहीं होती है। सबसे पहले ये बात, लीस्ट काउंट का फार्मूला होता है, ऊपर स्मॉलेस्ट डिवीजन लिखी जाती है मेन स्केल की, नीचे टोटल लिखी जाती है। तो 1 को करेंगे 20 पे डिवाइड, आंसर आ जाएगा। मिलीमीटर में नहीं चाहिए, सेंटीमीटर में चाहिए, तो ये सिंपली सॉल्व होगा। ये इंपॉर्टेंट है बहुत, इसको सॉल्व करती हूँ स्टेप बाय स्टेप, आप देखते जाएं। क्वेश्चन नंबर 5 का ए पार्ट, हमें पता है कि वर्नियर कैलिपर्स हैज़ नो पिच। ये पॉइंट हो गया। अब इसमें लीस्ट काउंट लिखेंगे जी, L.C मतलब लीस्ट काउंट, ठीक है। इसमें आती है स्मॉलेस्ट डिवीजन, किस चीज़ की डिवीजन? मेन स्केल की, MS लिख रही हूँ मेन स्केल। फिर उसके बाद टोटल डिवीजन किस चीज़ की? ऑन वर्नियर स्केल। मेन स्केल की उन्होंने कितनी दी हुई है? 1 मिलीमीटर, क्वेश्चन में लिखा हुआ है। और मेन स्केल वर्नियर स्केल की उन्होंने दी हुई है 20। इसको डिवाइड करें, क्या आंसर आता है मिलीमीटर में? 1 मिलीमीटर डिवाइड बाय 20। 1 डिवाइडेड बाय 20, 0.05। 0.05 सेंटीमीटर में लिखेंगे। इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें, चेंज इनटू सेंटीमीटर करने के लिए जहाँ पे पॉइंट है उसके नीचे 10 लगा देते हैं। चेंज इनटू सेंटीमीटर 0.05, पॉइंट हटा के जहाँ पे डिजिट आके जितने होते हैं ना वो 10 लगा दिया। तो इसको इसके साथ डिवाइड करेंगे तो आंसर आ जाता है 0.005 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर में आंसर आ गया
जी सही। और हम लोगों ने फाइंड करनी थी, ये हमारे पास आ गई है इसकी लीस्ट काउंट, वर्नियर कैलिपर की लीस्ट काउंट उसके गिवन डाटा के मुताबिक। ओके हो गया। अब यहाँ तक उसने क्वेश्चन क्या पूछा था कि उसने क्वेश्चन पूछा था कि मैंने आपको दिया हुआ वर्नियर व्हाट इज़ द पिच। हम लोग बता दें कि वर्नियर की पिच नहीं होती है। लीस्ट काउंट इजीली फाइंड हो सकता है क्योंकि उसकी स्मॉलेस्ट डिवीजन मेन स्केल की 1 थी, टोटल डिवीजन वर्नियर स्केल की 20 थी। लीस्ट काउंट का फार्मूला आपको पता है कि ऊपर मेन स्केल की डिवीजन लिखी जाती है, नीचे वर्नियर स्केल की डिवीजन लिखी जाती है, डिवाइड करके आंसर मिलीमीटर में आया, मिलीमीटर में नहीं चाहिए था सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दिया, आंसर आ गया। अब बी पार्ट में लिखा हुआ है स्क्रू गेज इफ स्मॉलेस्ट डिवीजन ऑन इट्स मेन स्केल इज 0.5 मिलीमीटर एंड इट्स मूवेबल स्केल हैज़ 50 डिवीजन। अगर हम इसकी पिच की बात करें तो पिच जो है वो स्क्रू गेज की वो होता है डिस्टेंस मूव्ड बाय द स्पिंडल पर रेवोल्यूशन विच इज़ गिवन, जो कि 0.5 मिलीमीटर उसकी पिच है। ओके हो गया। अब इसका लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। अब बी पार्ट का जो है वो अगर हम देखें तो हमें 0.5 जो मेन स्केल की रीडिंग गिवन है और मूवेबल की कितनी है 50। तो जाहिर सी बात है 0.5 को आपको ऊपर पिच रखेंगे, नीचे टोटल नंबर ऑफ डिवीजन रखेंगे और डिवाइड कर देंगे। ये मैं पार्ट सॉल्व कर रही हूँ 5 का बी पार्ट। यहाँ पे रीज़न लिखेंगे पिच ऑफ द 5B part. What is the pitch and the least count if the screw gauge of if a smallest division on its main scale is 0.5 millimeter and its movable scale has 30 division? अब स्क्रू गेज की जो स्मॉलेस्ट डिवीजन है मेन स्केल पर वो 0.5 मिलीमीटर है और उसके मूवेबल स्केल, द स्केल जो उसका मूवेबल है उसकी 50 डिवीजन है। तो जो पिच का बताया था आपको, वर्नियर की पिच नहीं होती है। लीस्ट काउंट कैसे फाइंड करते हैं, ऊपर स्मॉलेस्ट नीचे टोटल डिवीजन, डिवाइड करके आपके पास आंसर आ जाता है। अब स्क्रू गेज में जो सबसे पहला जो इसका आंसर है ना बी पार्ट का, इसकी पिच होती है, पिच ऑफ द स्क्रू गेज इज डिस्टेंस moved by the spindle for the revolution which is given as 0.5 मिलीमीटर। ठीक है, तो इसका जो रीज़न चला जाएगा पिच of the screw gauge, वो given है pitch of the screw gauge इसकी भी क्लास के बाद मैं आपको पिक्चर शेयर कर दूंगी। pitch of the screw gauge is the distance by the spindle per revolution। given as 0.5 मिलीमीटर। ओके हो गया। अब इसके लीस्ट काउंट फाइंड करेंगे। लीस्ट काउंट फाइंड करने का क्या बताया था स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट, कि उसके ऊपर आती है पिच और डिनोमिनेटर में हमारे पास क्या जाता है टोटल नंबर ऑफ डिवीजन। एक मिनट रुकिएगा, मैं बस अपने ग्लासेस लेके आ जाता हूँ, मैं ग्लासेस पहनना भूल गया। ओके, ले आए।
by dividing them, answer is 0.001 सेंटीमीटर। उन्होंने हमसे एक स्केल की रीडिंग दे दी है, वर्नियर स्केल की रीडिंग, इंस्ट्रूमेंट दे दिया, उसकी मेजरमेंट दी, हमने उसमें मेन स्केल निकालना है, डिवीजन निकालनी है और टोटल रीडिंग काउंट करनी है। हमेशा याद रखिएगा, अगर आपने मेन स्केल रीडिंग निकालनी है तो सबसे पहले देखते हैं कि हमारे पास कौन सा स्केल, वर्नियर का स्केल, जो मेन स्केल की रीडिंग है वो वर्नियर स्केल की रीडिंग के साथ कहाँ कोइंसाइड कर रहा है, जहाँ पे वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है, पॉइंट आउट हो रहा है। अब देखें जो 2 है वहाँ से लेके अब 0, 1, 2 से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि वो एग्जैक्टली जो स्केल है वो 2 के नियर बाय है। सो 2 से लेके उस ग्रीन लाइन तक काउंट करेंगे जहाँ पे वो एग्जैक्टली इस पॉइंट के साथ मिल रहा है। सो 2 से लेके 0 तक हमारा जो डिजिट बन रहे हैं वो 2.5 सेंटीमीटर है। तो वर्नियर की मेन स्केल रीडिंग 2.5 सेंटीमीटर आ गई। फिर उसकी डिवीजन तब काउंट करते हैं जब नीचे वाले स्केल का जो भी एक लाइन, जो भी एक स्ट्रेट लाइन ऊपर वाली लाइन के साथ कंसाइड कर जाए, वो आपकी वर्नियर स्केल रीडिंग होती है। आपकी मेन स्केल रीडिंग 2.5 है, वर्नियर स्केल रीडिंग 8 सेंटीमीटर है। और टोटल रीडिंग कैसे निकालते हैं, मेन स्केल की रीडिंग को वर्नियर स्केल में ऐड करते हैं और जो आंसर आता है उसको वर्नियर के लीस्ट काउंट के साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, जैसे कि अभी मैंने ये किया। यहाँ पे देखिए, मेन स्केल रीडिंग, वर्नियर स्केल, लीस्ट काउंट, मल्टीप्लाई किया, फिर आखिर में प्लस किया, तो मेरे पास टोटल रीडिंग आ गई वर्नियर स्केल की मेजरमेंट की, दैट इज 2.58 सेंटीमीटर। ठीक हो गया। अब आगे स्क्रू में देखें, स्क्रू गेज में कहा गया है कि उसी की मेन स्केल निकालें। मेन स्केल कैसे निकालेंगे, जहाँ पे आपको 6 नज़र आ रहा है ना, 6 के आगे देखिए एक और लाइन निकली हुई है बाहर, अगर एक और लाइन होती तो 7 हो जाता। 6, 1, 2, 3 कह के जो भी एक शॉर्टर लाइन लगी हुई है दैट स्टेट्स 0.5, वो 0.5 का डिफरेंस है। ठीक है, तो हमारी जो मेन स्केल रीडिंग है ना वन कैलिपर की वो 6.5 है, जो कि यहाँ मैंने ऐसे लिखी हुई है 6.5। ठीक है, अब सर्कुलर स्केल की रीडिंग क्या होती है, जो स्ट्रेट लाइन एग्जैक्टली उसके साथ कोइंसाइड कर रहा है, वो 45 से ऊपर है, 46 के साथ कोइंसाइड कर रहा है, हमने 46 लिख दिया। और टोटल रीडिंग ऐसे काउंट करते हैं, मेन स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल रीडिंग और लीस्ट काउंट, इन दोनों को ऐड किया, जो आंसर आएगा उसके लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया और हमारे पास आंसर आएगा 6.96 मिलीमीटर टोटल रीडिंग ऑफ स्क्रू गेज। ठीक हो गया। सही।